अभी बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल थमा भी नहीं था कि आज अचानक सुबह सुबह खबर आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर सर्वे किया है। बीबीसी के दफ्तरों पर यह सर्वे ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के उल्लंघन और मुनाफे की रकम को डाइवर्ट करने के आरोप की वजह से हुआ। आरोप है कि बीबीसी नियमों का पालन सालों से नहीं कर रही थी और यह भी कहा जा रहा है कि बीबीसी को कई बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी बीबीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद अब आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर सर्वे किया है। सर्वे के दौरान अवैध लाभ के लिए कीमत में हेरफेर की जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच में आईटी विभाग के 50 से 60 अफसर शामिल थे। इस दौरान कर्मचारियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि कंप्यूटर से कुछ डेटा भी लिया गया है। साथ ही अकाउंट विभाग के कर्मियों से जानकारी ली गई। हालांकि जो आज बीबीसी के दफ्तर में हुआ उसे इनकम टैक्स छापा या रेड नहीं बल्कि सर्वे बता रहा है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत आयकर विभाग नियमित तौर पर करता रहता है। तो ये रेड या छापा नहीं बल्कि सर्वे था, ये इनकम टैक्स कह रहा है। तो छापा था नहीं, सर्वे था। लेकिन जैसे ही बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे की खबर बाहर आई, देश का विपक्ष भी फौरन बीबीसी के बचाव में बाहर आ गया। विपक्ष का आरोप है कि एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, तो अब उसको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप का सच क्या है और बीबीसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और चाइनीज कनेक्शन क्या है, यह आपको बताऊं उससे पहले आपको देखना चाहिए कि विपक्ष की किस पार्टी ने आज कहा क्या है। ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। उसने कहा कि यह बदले की कार्रवाई है, बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने कह दिया कि बीबीसी के दफ्तर पर छापे आवाज को दबाने की कोशिश है, उसे रोकने के लिए सबको साथ आना होगा। पीडीपी अध्यक्षा हैं महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि बीबीसी पर रेड का कारण सबको पता है, जो सच बोलता है केंद्र सरकार उनके पीछे पड़ जाती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं थे। उन्होंने कहा शासन प्रशासन जब भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाएं तो समझ लेना चाहिए उनका अंत निकट है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने कह दिया कि क्या सरप्राइज है, मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के कुछ हफ्ते बाद बीबीसी इंडिया पर आईटी की रेड पड़ गई है, आगे क्या ईडी हिंडनबर्ग पर रेड करेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनको एजेंसीज के जरिए निशाना बनाया जाता है। मतलब सबने मोटे तौर पर इसको जोड़ दिया डॉक्यूमेंट्री से और माहौल यह बना दिया कि बीबीसी दूध की धूली है और उसको जो है दबाया जा रहा है। अभी इसका सच बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस के नेता कैसे बीबीसी के बचाव में उतर आए, एक बार उन नेताओं का बयान भी सुन लीजिए। विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि बीबीसी के 100 साल के इतिहास में ऐसा कोई सर्वे आईटी ने नहीं किया। बॉस, बीबीसी ने क्या क्या किया है ना, आज मैं बताऊंगा। कोई दिग्विजय सिंह को फोन करके बोले आज पाठशाला देख लें। पूरा बीबीसी का कच्चा चिट्ठा आज खोलता हूं। बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग के सर्वे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया, एक बार वो भी पहले सुनिए। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। इतना ही नहीं, विपक्ष गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा है। इसी को आधार बनाकर बीबीसी पर सो कॉल्ड छापे पड़ गए, ये कहा जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाहे 1000 साजिश कर ली जाए, लेकिन सत्य हमेशा सूर्य की तरह निखर कर सामने आता है। कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई? देखिए, सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर
और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर कर मारा है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 2002 से नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है और जितना टारगेट करते हैं उतना नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऊपर जाता है। लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात बीबीसी की कर रहे हैं, क्योंकि इस देश का विपक्ष एक बीबीसी पर, जिस पर आरोप लगते हैं कि वो एंटी इंडिया खबरें दिखाता है, और आज से नहीं, कितने साल पहले से लग रहे हैं वो अभी आपको आगे बताऊंगा। आज का देश का विपक्ष उसके साथ खड़ा हो गया, बीबीसी के साथ, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी को टारगेट करना कि देखो डॉक्यूमेंट्री दिखाई इसलिए बीबीसी पर छापे पड़ा। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि जिस बीबीसी को दूध का दूल्हा बताने वाला सर्टिफिकेट हमारे यहां की विपक्षी पार्टियां दे रही हैं, उसी बीबीसी पर कितने गंभीर आरोप खुद ब्रिटेन में लगे हैं। बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के लिए लोन गारंटी हासिल करने में मदद का आरोप है। बीबीसी का चेयरमैन पूर्व पीएम को लोन दिला रहा है, किस बात के लिए बॉस? ब्रिटिश सांसदों की समिति ने आरोप लगाया कि रिचर्ड शार्प ने बोरिस जॉनसन को कर्ज लेने में मदद की। साल 2020 में बीबीसी चेयरमैन ने लोन देने वाले अरबपति और बोरिस जॉनसन की मुलाकात करवाई। तुम्हारा काम खबर छापना है कि देश के प्रधानमंत्री को लोन दिलवाना, और तुम मीटिंग करा रहे हो और उसके बाद बता रहे हो कि इंडिया में तुम्हारे यहां छापे ना पड़े। इसी के बाद बोरिस जॉनसन को 8 लाख पाउंड का कर्ज मिला। इस मामले में बीबीसी चेयरमैन रिचर्ड शार्प को बीबीसी कर्मचारियों से माफी मांगनी पड़ी थी। तो जिस बीबीसी को हमारे यहां का विपक्ष दूध का दूल्हा आज बता रहा है क्योंकि उनके एजेंडे को सूट करता है, उस बीबीसी को खुद ब्रिटेन के सांसद बता रहे हैं कि यह तो गड़बड़ सेटिंग गेटिंग करता है। तो जिस बीबीसी की गतिविधियां उसके खुद के देश में संदेह के घेरे में, जांच के दायरे में आती हैं, उस बीबीसी पर अगर इनकम टैक्स का सर्वे हो गया तो तूफान क्यों आना चाहिए बॉस? अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जिस बीबीसी को लेकर जांच हो रही है उसका चीन से कनेक्शन भी है, और जब चीन से किसी का कनेक्शन हो और उस पर भारत विरोधी होने के आरोप लगते रहे हो तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या चीन भारत का भला चाह रहा होगा क्या? आज आपको बीबीसी और चीन का कनेक्शन भी बताता हूं, फिर आप समझेंगे कि बीबीसी पर एंटी इंडिया एजेंडा जोर शोर से प्रमोट करने का आरोप यूं ही नहीं लगता। इसे ऐसे समझिए कि सारा खेल पैसों का है, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वहां बीबीसी और चीन का कनेक्शन भी पैसों का ही है। बीबीसी की चीन की सरकार से जुड़ी संस्थाओं और चीन के चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के साथ व्यापारिक साझेदारी है, और इस पर भी ब्रिटेन में ही सवाल उठ चुके हैं। इसी साल ब्रिटिश मैगजीन है द स्पेक्टेटर, उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि आर्थिक तंगी के बीच बीबीसी ने ऐसी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स बना ली हैं जो संदेह के घेरे में। इसमें से एक पार्टनरशिप किस कंपनी के साथ है सुनेंगे? चीन की कंपनी हुई के साथ। यूएई जो है वही कंपनी है जिस पर अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस तरह सुरक्षा कारणों का हवाला देकर साल 2020 में ब्रिटेन ने भी 5G नेटवर्क में के क्षेत्र में यूएई की एंट्री रोक दी थी। इनके खुद का देश यूएई पे भरोसा नहीं कर रहा, और ये यूएई के साथ जो है बीबीसी जो है उसकी डील चल रही है। अभी और सुनिए बीबीसी के चीन के कनेक्शन के बारे में। ब्रिटिश मैगजीन द स्पेक्टेटर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि यूएई से डील के बाद बीबीसी ने सर्विलांस टेक्नोलॉजी बनाने में चीन की सरकार की मदद की, और इस सर्विलांस टेक्नोलॉजी की मदद से ही चीन में उइगर मुसलमानों पर नजर रखी जाती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बीबीसी के कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वो भी हैरान है कि बीबीसी उस कंपनी यानी यूएई से पैसे ले रही है जिसके चीन की सरकार से काफी नजदीकी संबंध हैं, क्योंकि बीबीसी ने ही उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार के खिलाफ पिछले साल रिपोर्ट चलाई थी, और आज उसी यूएई से जो चीन की सरकार से कनेक्टेड है उसके साथ उसका कनेक्शन हो गया। इसी तरह एक वेबसाइट है deadline.com, इसने भी दिसंबर में बीबीसी के चीन के साथ कनेक्शन का खुलासा किया था। अपनी रिपोर्ट में deadline.com ने दावा किया कि बीबीसी की कमर्शियल यूनिट है बीबीसी स्टोरी वर्क्स, इसके चीन के साथ सालों पुराने संबंध हैं। 2015 में लॉन्चिंग के बाद बीबीसी स्टोरी वर्क्स के कम से कम 18 चाइनीज क्लाइंट्स हैं, जिसमें 9 तो क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका संबंध चीन की सरकार से। बीबीसी स्टोरी वर्क्स चीन की मीडिया के लिए टूरिज्म कैंपेन से जुड़ी सामग्री बनाता है, जिसमें CGTN यानी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क भी शामिल है।
कमाल की बात यह है कि ब्रिटेन के मीडिया रेगुलेटर ने CGTN का लाइसेंस वापस ले लिया था और उस पर 2 लाख पाउंड का जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि उस पर आरोप था कि वो अपनी ओनरशिप के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। और चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CGTN को कंट्रोल करती है, और उसी CGTN के लिए प्रोडक्ट बनाकर कौन दे रहा है? BBC की कंपनी। रिपोर्ट में कहा गया कि BBC स्टोरी वर्क्स UAE का लॉयल पार्टनर है। यह भी दावा किया गया कि BBC के कई सीनियर जर्नलिस्ट ने मैनेजमेंट से यह अपील की थी कि चीन के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यह भी दावा है कि BBC ने कभी यह नहीं बताया कि चीन से कॉन्ट्रैक्ट में स्टोरी वर्क्स को कितना पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, BBC और चीन के कनेक्शन पर ब्रिटिश सांसद भी सवाल उठा चुके हैं। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड डेविड एल्टन, जो ब्रिटेन की संसद के इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना समिति के सदस्य हैं, उन्होंने BBC से कहा कि वो चीन से मिलने वाले विज्ञापन पर गौर करे। लॉर्ड डेविड एल्टन ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से व्यापारिक संबंधों का BBC के बर्ताव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन 1 रुपया ना दे, वो जिसकी मदद करता है सबसे उसका कुछ ना कुछ फायदा ढूंढ लेता है, और वो BBC को पैसा दे रहा है। और कब दे रहा है अभी आप सुनेंगे आगे, तो और आपके कान खड़े हो जाएंगे। BBC ने चीन और चीन की हुएई कंपनी के साथ रिश्तों को यह कहते हुए डिफेंड किया कि यह BBC की फंडिंग के लिए जरूरी है। BBC ने माना कि वो चीन की मीडिया और UAE के लिए शानदार और आकर्षक विज्ञापन बना चुका है। BBC का कहना है कि स्टोरी वर्क्स अलग विभाग है, उसका हमारी खबरों से जुड़े कामकाज पर कोई असर नहीं है। स्टेट मीडिया चीन के साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह नहीं है कि हम उस देश के खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। विज्ञापन से होने वाली कमाई BBC में निवेश के लिए जरूरी है। जहां तक UAE और चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के लिए कंटेंट बनाने की बात है, तो यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। मतलब इनका तर्क है कि हम चीन से पैसा ले लिए, तो इसका मतलब नहीं कि हम चीन के खिलाफ खबर नहीं दिखाएं। इसका सच भी अभी बताऊंगा, लेकिन फिर ये लॉजिक तो है, इस बात पर भी आ जाएगा। कोई कहेगा कि आप आतंकवादियों से भी पैसा ले लीजिए, फिर तालिबान से भी पैसा ले लीजिए, और कहिए कि हम उसके खिलाफ भी दिखाएंगे। जो चीन UAE कंपनी, उसको बैन किया जा रहा है, और उससे आप कह रहे हैं कि अरे हम डील है कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना काम कर देंगे। तो बिना काम के प्रभाव के होगा, और आप देखिए आपका सांसद कह रहा है कि बिना प्रभाव के कैसे होगा। अब कमाल की बात सुनिए, चीन के साथ BBC के कमर्शियल पार्टनरशिप में कई विरोधाभास हैं। BBC का कहना है ना कि चीन से कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद वो चीन के खिलाफ बिना डरे, बिना पक्षपात के खबरें दिखाता है। लेकिन खबरें तो तब दिखाओगे ना भाई जब चीन में BBC का प्रसारण होगा। फरवरी 2021 में चीन के नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन ने BBC पर बैन लगा दिया था। चीन ने आरोप लगाया कि BBC ने सच्ची खबर नहीं दिखाता। चीन यह भी आरोप लगाया कि BBC चीन के राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब BBC एजेंडाधारी है, यह चीन बोलकर बैन लगा चुका है। बीबी ने इस पर कहा कि हम चीन के इस फैसले से निराश हैं, BBC ने कहा। अब आप सोचिए, चीन अपने यहां BBC को बैन कर रहा है, कह रहा है ये एजेंडा चलाने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई जो है वो बाहर आए। तो जिस BBC को बैन कर रहा है, उसी BBC को लगातार चीन की सरकार से जो करीबी कंपनियां वो कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं। ये आप देख रहे हैं, जिसको चीन बैन कर रहा है, कह रहा है कि ये एंटी चाइना है, उसको चीन की वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो चीन के सरकार की नजदीकी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं। यानी चीन चाहता है कि BBC की दुकान उसके यहां तो नहीं चले, लेकिन दूसरे देशों में चलती रहे, जिसमें एक भारत भी है, और भारत में BBC क्या कर रहा है सबको पता है। और जब चीन अपने यहां BBC को बैन करता है और उसके बावजूद भी उसकी कंपनियां BBC को फंडिंग करती हैं, तो फिर सवाल पूछा ही जाएगा कि क्या वो पैसा चीन, भारत या दूसरे देशों के खिलाफ खबरें चलाने के लिए तो नहीं दे रहा।